अंदर दोनों डाइवर्स फंस चुके थे। एग्जिट के रास्ते पर मलबा गिर चुका था। विजिबिलिटी इतनी थी कि उनको अपने हाथ भी सही से नजर नहीं आ रहे थे और अब इन दोनों के पास सिर्फ चंद मिनट का ऑक्सीजन बचा था। इतने में एक डाइवर ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढने के लिए वापस पीछे गया और दूसरा वहीं मलबे के पास ही रुका रहा। 5 मिनटों के बाद जब वो वापस आया तो जो उसने देखा वो वाकई नाकाबिले यकीन मंजर था। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, केव डाइविंग नॉर्मल स्कूबा डाइविंग से अलग होती है। स्कूबा में नॉर्मली लोग ओपन वाटर में जाते हैं जहां अगर कोई मसला हो जाए तो सिर्फ एक पुश डाइवर को सीधा सरफेस पे ले आता है, लेकिन केव डाइविंग में ऊपर और साइड्स में गार के पत्थर होते हैं और बस एक नैरो रास्ता होता है। अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाए, इक्विपमेंट फेल हो जाए या डायरेक्शन याद ना रहे तो समझो गेम ओवर। केव डाइविंग वो वाहिद स्पोर्ट है जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई कैजुअलिटी रेट पाया जाता है। स्विमिंग में हर 1 लाख हिस्सा लेने वालों में 1.77 डेथ्स देखी गई हैं। इसी तरह बेस जंपिंग में 43 और केव डाइवर्स की बात की जाए तो हर 1 लाख डाइवर्स में 138 कैजुअलिटीज होती हैं। हर साल दुनिया भर में 25 से 30 डाइवर्स इस स्पोर्ट में दम तोड़ देते हैं और ये छोटा नंबर इसलिए है क्योंकि केव डाइविंग करने वाले लोग ही कम हैं। फ्लोरिडा में मौजूद शर्लॉक स्प्रिंग्स एक मेज की तरह है जहां कुछ टनल्स डेड एंड होते हैं और कुछ डायरेक्ट मौत की तरफ लेके जाते हैं। केव की डेप्थ 80 से 120 फीट, पानी का टेम्परेचर हमेशा 22 डिग्री सेल्सियस और विजिबिलिटी नॉर्मली क्रिस्टल क्लियर होती है। 17 नवंबर 1991 सुबह का वक्त था। मौसम खुशगवार और हल्की हल्की धूप पानी के ऊपर चमक रही थी। WKPP यानी वुडविल कास्ट प्लेन प्रोजेक्ट के कुछ प्रोफेशनल केव डाइवर्स एक मिशन पर निकले थे। उनका मकसद था कि गार के नए रास्ते एक्सप्लोर किए जाएं और उनका मैप तैयार किया जाए। उन डाइवर्स में 2 नए डाइवर्स भी शामिल थे, बिल और पार्कर। दोनों दोस्त थे और एडवेंचर का जुनून उनके सर पर सवार था। उनके लिए ये सिर्फ एक डाइव नहीं बल्कि अपनी हदों को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाने का चांस था। पर उन्हें क्या मालूम था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। शर्लॉक स्प्रिंग्स का नाम सुनते ही ज्यादा लोग एक छोटे से तालाब का तस्वुर करते हैं क्योंकि ऊपर से ये बस 56 मीटर्स के गोल चश्मे की तरह लगता है जिसकी गहराई सिर्फ 9 मीटर्स है, लेकिन असल कहानी इसके नीचे छुपी है। एक ऐसा लाइमस्टोन केव सिस्टम जो 91 मीटर्स तक डीप है। टनल्स, चेम्बर्स और अंदर के रास्ते इंसान को एक और दुनिया का एहसास दिलाते हैं। ये केव वकुला केव सिस्टम का हिस्सा है जो दुनिया के सबसे बड़े अंडर वाटर केव नेटवर्क्स में से एक माना जाता है। एंट्रेंस से शुरू होता है एक तंग रास्ता जिसे स्कार्स रिस्ट्रिक्शन जोन कहा जाता है। ये इतनी तंग है कि एक वक्त में सिर्फ एक डाइवर ही निकल सकता है और साथ ही इतना नैरो भी कि यहाँ से गुजरते वक्त डाइवर के कंधे और टैंक पत्थर से टकराते हैं। लेकिन जैसे ही ये जोन खत्म होता है सामने एक शानदार मंजर खुलता है, बिल्कुल ऐसा जैसे समंदर के अंदर कोई हाईवे टनल बना हो। ये जगह खूबसूरत भी है और खतरनाक भी। उस दिन WKPP की टीम ने अपने मिशन के लिए डाइवर्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया। सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग थीं ताकि एक भी गलती ना हो सके। सबसे पहला ग्रुप वो था जो गार के एंट्रेंस के पास सरफेस पे रुका था। उनका काम था पूरे मिशन को मॉनिटर करना, टाइम नोट करना और इमरजेंसी के वक्त फौरन रिस्पॉन्ड करना। ये टीम ऊपर एक सेफ्टी लाइन की तरह काम कर रही थी। दूसरा ग्रुप उन डाइवर्स पर मुश्तमिल था जिन्होंने डीकम्प्रेशन टैंक्स को ठीक जगहों पर रखना था। ये सिलेंडर्स उन जगहों पर लटकाए गए जहां से डाइवर्स को वापस आते हुए सांस लेने के लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल सके। ये काम इस मिशन का बैकबोन था क्योंकि बिना डीकम्प्रेशन स्टॉप्स के कोई डाइवर जिंदा वापस नहीं आ सकता। तीसरा ग्रुप लाइन और सेफ्टी चेक्स का जिम्मा संभाल रहा था। वो गाइडलाइन को ठीक से फिक्स करते, एक्स्ट्रा बैकअप देते और इंश्योर करते कि आगे जाने वाली टीम को साफ और महफूज रास्ता मिले। और चौथी टीम थी एक्सप्लोरर्स की, यानी बिल और पार्कर की टीम, जिनको असल में केव को एक्सप्लोर करना था। सुबह 10 बजे के करीब सारी टीम पानी में उतर गई। बिल और पार्कर ने अपने स्कूटर्स और टैंक्स चेक किए, फिर छोटी सी दुआ की और गार की गहराई में घुस गए। 20 मीटर नीचे उनकी मुलाकात जॉर्ज से हुई जो डीकम्प्रेशन टीम का हिस्सा था। थोड़ा आगे जाकर वो स्कार्स रिस्ट्रिक्शन जोन के पास पहुंच गए।
अपनी बुयंसी एडजस्ट करते हुए स्कूटर्स की मदद से वो आगे बढ़ते रहे। जल्द ही वो वकूला नाम के एक बड़े चैम्बर में आ गए। मंजर इतना शानदार था कि जैसे कोई इंसान खुले आसमान में तैर रहा हो। 40 मिनट के अंदर वो ग्रैंड कैनियन फोर्क तक पहुंच गए और प्लान के मुताबिक वो नीचे उतर गए। टनल तंग था लेकिन स्कूटर्स सही काम कर रहे थे। 25 मिनट की मुशक्कत के बाद वो लोअर वकूला रूम तक आ गए, जहां से उनको ऊपर जाने का रास्ता मिल गया। यहाँ तक जो कुछ हुआ वो बिल्कुल नॉर्मल था। वो तंग केव के अंदर भी बहुत आजाद महसूस कर रहे थे। इस पॉइंट पर ऑक्सीजन लेवल कम होता देखकर दोनों ने वापस लौटने का फैसला किया, पर क्या मालूम था उनको कि उनकी ये आजादी अब शायद यहीं तक थी।